स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और मैं पिंटू बिरुआ। और आज इस वीडियो में हम इंडियन मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो में। इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वीक जो वोलेटिलिटी रहा और काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट हुए और HDFC बैंक में जो सडन क्राइसिस आया उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए मार्च 2026 को ख़त्म होने वाला ट्रेडिंग वीक एक इंटेंस और ग्रिलिंग पीरियड रहा है, जहां ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स और डोमेस्टिक कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू ने सेंटीमेंट को डोमिनेट किया है। निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स दोनों इंडेक्सेस ने ही इस हफ्ते हाई वॉलेटिलिटी फेस की, जिसका मेन रीज़न मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, US फेडरल रिजर्व का हॉकिश स्टैंस और HDFC बैंक के चेयरमैन का अचानक से रेजिग्नेशन देना। हालांकि फ्राइडे को मार्केट ने एक सिलेक्टिव रिलीफ रैली दिखाई, लेकिन ब्रॉडर ट्रेजेक्टरी अभी भी कॉशियस और बियरिश बनी हुई है। इस एनालिसिस में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ग्लोबल टेंशंस और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज ने दलाल स्ट्रीट की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस किया और आने वाले वीक के लिए टेक्निकल्स लेवल्स क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। इस वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और इंडेक्स में क्या क्या डायनामिक्स चेंज हुए वो हम जानेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स ने इस हफ्ते एक शार्प करेक्शन देखा, जो 23,800 के लेवल से फिसल कर 23,114 पर सेटल हुआ, जिसका मतलब है कि पूरे हफ्ते में इंडेक्स ने लगभग 0.16% का लॉस रिकॉर्ड किया। BSE सेंसेक्स भी इसी तरह का प्रेशर में रहा और फ्राइडे को 74,532 पर क्लोज हुआ, जो पिछले सेशन के मुकाबले 325 पॉइंट्स या 0.44% अप था, लेकिन वीकली बेसिस पर फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक रेड में रहा। मार्केट की इस वोलेटिलिटी के पीछे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का बड़ा हाथ रहा। इन्वेस्टर्स ने हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक से एग्जिट करके कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी दी है, जिसकी वजह से निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स प्योर हफ्ते में 1.11% नीचे गिर गया। निफ्टी मिड कैप 100 ने थोड़ी रिजिलेंस दिखाई और 0.17% के मार्जिनल गेन के साथ स्टेबलाइज होने की कोशिश की। फ्राइडे की रिलीफ रैली और इंट्राडे गेंस का कोई फायदा नहीं रहा। फ्राइडे मार्च 20 को मार्केट ने एक शार्प इंट्राडे जंप दिखाया था। सेंसेक्स एक समय पर 1,079 पॉइंट्स या 1.45% तक ऊपर गया था और निफ्टी ने भी 23,345 के लेवल को टच किया था, लेकिन आफ्टरनून सेशन में इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि कोई भी वीकेंड पर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के बीच अपनी पोजीशंस होल्ड करने के तैयार नहीं था। इस प्रॉफिट बुकिंग ने इंडाइसेस को उनके डेज हाई से नीचे धकेल दिया और मार्केट सिर्फ मॉडेस्ट गेन के साथ क्लोज हो सका। जैसे कि मैंने पहले बताया था, निफ्टी 50 23,114 पे बंद हुआ, BSE सेंसेक्स 74,532 पॉइंट पर बंद हुआ, निफ्टी मिड कैप 100 54,855 पे बंद हुआ, निफ्टी स्मॉल कैप 100 15,718 पे बंद हुआ। इस पॉजिटिव फ्रेजाइल सेंटिमेंट को लीड किया IT और फार्मा सेक्टर ने, जबकि प्राइवेट बैंक्स और रियल्टी सेक्टर ने मार्केट पर प्रेशर बनाया रखा। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रही, जहां NSE पर 1880 स्टॉक्स ने एडवांस किया और 1330 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। अब चलते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट पे, जो कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और एनर्जी शॉक है। इंडियन मार्केट की डायरेक्शन इस वक्त ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। वेस्ट एशिया में इजराइल, ईरान और US के बीच बढ़ती जंग ने इन्वेस्टर्स में डर पैदा कर दिया है।
वेंसडे को जब यूएस और इजराइल ने ईरान के साउथ पर्स नेचुरल गैस फील्ड पर स्ट्राइक किया, तब ग्लोबल मार्केट में पैनिक देखा गया। साउथ पर्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है और इस पर हमला होने से गैस सप्लाई डिसरप्ट होने के खतरा बढ़ गया है। ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले। ईरान ने रिटेलिएशन में गल्फ रीजन के एनर्जी साइट्स पर मिसाइल सेल्बोज फायर किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांजिट होता है और इसका डिसरप्शन इंडिया जैसे एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है। इंडिया की एलएनजी कंपनियां पर इसका डायरेक्ट असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि कतर की गैस कैपेसिटी भी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिस्क में है। हालांकि फ्राइडे को इजरायली पीएम नेतन्याहू के कमेंट से थोड़ी रिलीफ मिली, जहां उन्होंने कहा कि ईरान के साथ वॉर शायद जल्दी ख़त्म हो जाए और यूएस की रिक्वेस्ट पर अब ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया जाएगा। इस न्यूज़ की वजह से ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो 119 पर बैरल तक चले गए थे, वो थोड़े कूल डाउन होकर 105 से $110 रेंज में आ गए। इंडिया की डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस पर भी बहुत भारी असर पड़ा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में इनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया में डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगे। फ्राइडे को प्रीमियम पेट्रोल की कीमत ₹2 पर लीटर बढ़ाई गई, जबकि इंडस्ट्रियल यूज़र्स के लिए बल्क डीजल ₹22 पर लीटर महंगा कर दिया गया। ये प्राइस हाइक्स इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन प्रिंट को आगे चलकर पुश करेंगे, जिसकी वजह से आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करने में डिले कर सकता है। अब जो यूएस फेडरल के द्वारा हॉकिश स्टांस और इमर्जिंग मार्केट के लिए कैपिटल फ्लाइट, इसके बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते यूएस फेड की सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई 17 से 18 मार्च के बीच, जिसने इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव क्यूज़ दिए। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने इंटरेस्ट रेट को 3.5% से 3.75% की रेंज में स्टडी रखा, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, लेकिन उनका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी हॉकिश निकला। फेड चेयरमैन पॉवेल की वार्निंग क्या थी? फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने कहा कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनर्जी प्राइस बढ़ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन को टारगेट से ऊपर रख सकते हैं। फेड ने अपना 2026 इन्फ्लेशन फोरकास्ट 2.4% से बढ़ाकर 2.7% कर दिया है। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब फेड ने अपने रेट कट प्रोजेक्शंस को कम कर दिया। अब 2026 में सिर्फ एक रेट कट की उम्मीद है, जबकि पहले मल्टीपल कट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ने और डॉलर इंडेक्स के मौजूद होने की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल कर यूएस मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं। इस कैपिटल फ्लाइट ने इंडियन रूपी को 93.71 पर यूएस डॉलर का रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक में जो क्राइसिस आया उसका क्या कारण था। अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे से एचडीएफसी बैंक के शेयर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। डोमेस्टिक फ्रंट पर सबसे बड़ी खबर एचडीएफसी बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक रेजिग्नेशन थी। उन्होंने वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ मैच ना होने वाली प्रैक्टिसेस का जिक्र किया, जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेजिग्नेशन का टाइमिंग और मार्केट रिएक्शन। ये रेजिग्नेशन वेडनेसडे देर रात पब्लिक किया गया है, जिसके बाद थर्सडे को एचडीएफसी बैंक का स्टॉक लगभग 8.5% तक क्रैश हुआ और 52 वीक लो टच किया। इस सिंगल डे सेल ऑफ में बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.03 लाख करोड़ तक कम हो गई। इन्वेस्टर्स की इस बात से परेशान थे कि चेयरमैन ने स्पेसिफिकली लास्ट 2 ईयर के हैपनिंग का जिक्र किया था, जो किसी डीपर इंटरनल इशू की तरफ इशारा करता है। मैनेजमेंट ने कोशिश की कि वो सिचुएशन को हैंडल करे। केके मिस्त्री को इंटरिम चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया है, लेकिन एनालिस्ट लाइक मैक्वेरी ने स्टॉक को बाय लिस्ट से हटा दिया है, ये कहते हुए कि गवर्नेंस कंसर्न अब वैल्यूएशन पर हैवी पड़ेंगे।
HDFC बैंक का स्टॉक पूरे हफ्ते प्रेशर में रहा और फ्राइडे को भी 2.15% गिर के निफ्टी बैंक इंडेक्स को ड्रैग करता रहा। अब फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। सेमाग्लूटाइड पेटेंट एक्सपायरी का जैकपॉट। जब फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था तब फार्मा सेक्टर ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। मार्च 2026 को नोवो नॉर्डिक के ब्लॉकबस्टर ड्रग सेमाग्लूटाइड ओजेम्पिक और वेगोवी का एक्टिव इंग्रेडिएंट का पेटेंट इंडिया में एक्सपायर हो गया। ये ड्रग डायबिटीज़ और वेट मैनेजमेंट के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। जेनरिक लॉन्चेस और कंपनी वाइज एनालिसिस। इंडियन फार्मा जायंट्स ने डे 1 पर जेनरिक वर्जन्स लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इससे इंडिया का लगभग 5,000 करोड़ का GLP-1 थेरेपी मार्केट खुलने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं FI सेलिंग और DI बाइंग सपोर्ट के बारे में कि इंडियन मार्केट इस वक्त एक यूनिक टग ऑफ वार देख रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। FII डाटा एनालिसिस। FIIs ने 2026 की शुरुआत से हैवी सेलिंग की है जिसका टोटल फिगर 81,262 करोड़ का पार चला गया है। इस हफ्ते FIIs ने लगभग हर सेशन में नेट सेलिंग की जिसमें थर्सडे मार्च 19 को 75,758 करोड़ की बिकौली शामिल थी। ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट और इंडियन इक्विटीज़ की प्रीमियम वैल्यूएशन उनके एग्जिट का मेन रीज़न है। अब DIIs क्या कर रहे हैं? लेकिन मार्केट को गिरने से बचाया DIIs ने। SIP के थ्रू आने वाला रिटेल पैसा DI को बाइंग पावर दे रहा है। फ्राइडे को जब फॉरेन इन्वेस्टर ने 518 करोड़ की सेलिंग की तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 5706 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को स्टेबिलिटी दी। 16 मार्च को फॉरेन इन्वेस्टर ने 9,365 करोड़ का बिकौली की तो घरेलू निवेशकों ने 12,593 करोड़ की खरीदारी की। उस दिन निफ्टी प्लस 1.11% मूव किया। 17 मार्च को फिर फॉरेन इन्वेस्टर ने 4,741 करोड़ का बिकौली की तो घरेलू निवेशकों ने 5,225 करोड़ की खरीदारी की। उस दिन भी निफ्टी पॉजिटिव रहा। 18 मार्च को फॉरेन इन्वेस्टर ने 2,714 करोड़ का सेलिंग किया तो उसी दिन घरेलू निवेशकों ने 3,253 करोड़ का खरीदारी किया। इस दिन भी निफ्टी पॉजिटिव रहा। 19 मार्च को 7,558 का सेलिंग किया फॉरेन इन्वेस्टर ने और उसी दिन 3,863 करोड़ का बाइंग किया घरेलू निवेशकों ने। इस दिन निफ्टी नेगेटिव रहा। 20 मार्च को फॉरेन इन्वेस्टर ने 5,339 का सेलिंग किया तो उसी दिन घरेलू निवेशकों ने 5,333 करोड़ का खरीदारी किया। इस दिन निफ्टी पॉजिटिव में रहा। ये डाटा दिखाता है कि जब तक DIIs की बाइंग सपोर्ट है तब तक मार्केट में कोई कैटास्ट्रोफिक फॉल आना मुश्किल है, लेकिन बिना फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग के मार्केट ऑल टाइम हाई रिक्लेम नहीं कर पाएगा। अब टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं। टेक्निकल सेटअप करंटली बुल्स और बियर्स के बीच एक टफ फाइट सजेस्ट कर रहा है। निफ्टी ने वीकली चार्ट पर एक डोजी कैंडल बनाई है जो इनडिसीजन सिग्नल करती है, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग डेली चार्ट पर एक बुलिश हरामी क्रॉस रिवर्सल पैटर्न दिखा रही है। निफ्टी 50 सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है अब ये जानते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक निफ्टी के लिए 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एक लक्ष्मण रेखा है। अगर इंडेक्स इससे नीचे फिसलता है तो 22,700 से 22,500 तक की जगह खुल सकती है। सपोर्ट 23,000 पर स्ट्रॉन्ग पुट वाइक कंसंट्रेशन है और दूसरा सपोर्ट 22,800 से 22,930 जो कि रिसेंट स्विंग लो है। रेसिस्टेंस 1 क्या है? 23,200 से 23,300 हेवी कॉल राइटिंग और मैक्स पेन जोन है वहाँ पर। अब रेसिस्टेंस 2 क्या है? 23,400 से 23,500 21
EMA रेजिस्टेंस ऑन डेली चार्ट। अब PCR में क्या है? PCR में 0.79 पर है जो बियरिश सेंटीमेंट दिखाता है, जिसमें कॉल राइटर अपर लेवल पर डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया विक्स 22.81 पर एलिवेटेड है जो आने वाले सेशन में हाई वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है। बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। अब चलिए, बैंक निफ्टी करंटली निफ्टी से ज़्यादा वीक दिख रहा है, मेनली ड्यू टू HDFC क्राइसिस। इंडेक्स अभी भी 53,427 पर है और इसका RSI 28.75 पर डीपली ओवरसोल्ड हो गया है, जो एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस की उम्मीद जगाता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है? 53,000 से 53,100 के बीच में, और इसका रेसिस्टेंस कहाँ है? 53,000 के 800 और 54,400 के रेंज के बीच में। अब मैक्रो डाटा के बारे में बात करते हैं। CPI इन्फ्लेशन और RBI की चुनौती। फरवरी 2026 के रिटेल इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हुआ जो 3.21% रहा, पिछले महीने के 2.74% से ज़्यादा। इस अपटिक का मेन रीज़न फूड प्राइसेस और प्राइसेस मेटल गोल्ड सिल्वर की कीमतों में इजाफा रहा। अब फूड और पर्सनल केयर इन्फ्लेशन देखते हैं। फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में इन्फ्लेशन 3.35 पर पहुंच गई, जो हेडलाइन प्रिंट को ऊपर खींच रही है। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस बढ़ने की वजह से पर्सनल केयर एंड मिसलेनियस कैटेगरी में इन्फ्लेशन 19.6% पर स्टक है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा आएगा, 3.3% से 3.5% के बीच, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से फ्यूल और गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं। इस इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में RBI इंटरेस्ट रेट ऑन होल्ड रखेगा और लिक्विडिटी को टाइट रखेगा। RBI की प्रायोरिटी करेंसी को स्टेबलाइज करना और इन्फ्लेशन को टारगेट रेंज में रखना होगी, जिसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट को इंटरेस्ट रेट कट का तोहफा फिलहाल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग और सेक्टोरियल मूव का। हफ्ते के एंड में IT, मेटल और PSU बैंक्स ने लीडरशिप दिखाई। IT स्टॉक्स इसलिए भागे क्योंकि एक्वेंचर PLC ने रोबस्ट Q2 रिजल्ट और रिवाइज्ड पॉजिटिव गाइडेंस दी, जिसने सेक्टर के लिए ग्रोथ ऑप्टिमिज्म फिर से जगा दिया। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस 3% तक ऊपर रहे। मेटल सेक्टर को सपोर्ट मिला ग्लोबल डिमांड आउटलुक और वैल्यू बाइंग से, जहां JSW स्टील और टाटा स्टील ने 3% गेन रिकॉर्ड किए। PSU बैंक ने भी थोड़ा रेजिलेंस दिखाया, लेकिन प्राइवेट बैंक्स HDFC बैंक की वजह से लैगार्ड रहे। आने वाले वीक के लिए आउटलुक। आने वाला हफ्ता मार्च 23 से 27 शॉर्टर रहेगा, क्योंकि थर्सडे मार्च 26 को श्री राम नवमी की वजह से मार्केट क्लोज रहेगा। जियोपॉलिटिकल डीएस्केलेशन। अगर नेतन्याहू और ट्रंप का कमेंट्स के बाद वेस्ट एशिया में टेंशन कम होती है और ऑयल प्राइसेस 100 के नीचे स्लिप करते हैं, तो मार्केट में एक रिलीफ रैली आ सकती है। दूसरा, HDFC बैंक क्लैरिटी। इन्वेस्टर्स बैंक की बोर्ड मीटिंग और इंटरिम चेयरमैन के नेक्स्ट स्टेप का इंतजार करेंगे। गवर्नेंस इशू पर कोई भी एक्स्ट्रा क्लैरिटी स्टॉक को रिबाउंड करने में हेल्प करेगी। मार्च एक्सपायरी एक्टिविटी। वीकली और मंथली एक्सपायरी की वजह से 23,200 और 23,300 के स्ट्राइक लेवल पर इंटेंस बैटल दिख जाएगी। ट्रेडर्स को RSI डाइवर्जेंस और वॉल्यूम क्लस्टर पर नजर रखनी चाहिए। अब इस एनालिसिस कंक्लूजन करते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी वोलेटाइल टू बियरिश है। बुल्स को कंट्रोल रिगेन करने के लिए निफ्टी को 23,500 के ऊपर डिसेसिवली सस्टेन करना होगा। ट्रेडर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज रहेगी जब तक ग्लोबल टेंशन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा और IT में सिलेक्टिव बाइंग की जा सकती है, जबकि हाई बेटा बैंकिंग और रियल्टी स्टॉक्स में कॉशनरी अप्रोच जरूरी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आने वाले महीने के लिए इन्फ्लेशन और RBI पॉलिसी के साथ साथ कॉर्पोरेट अर्निंग गाइडेंस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही ब्रॉडर मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड सेट करेगी। ग्लोबल फैक्टर्स लाइक US फेड की आउटलुक और FIIs फ्लोज दलाल स्टेट की ग्रोथ को गवर्न करते रहेंगे। इस मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट को फोकस इन्वेस्टर्स को एक्यूरेट डाटा और स्ट्रक्चरल इंसाइट देना है, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें।